हेलो माय स्टूडेंट। आज क्लास फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स और उसके अंदर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड परफेक्ट गैस इक्वेशन। ये क्वेश्चन नंबर 7 है काइनेटिक गैसेस से रिलेटेड। ये जेईई मेन 2023-24 में आया हुआ है, 2017 का जेईई मेन का एग्जाम है। इस वीडियो को रोक करके आप लोग पहले अपने बनाने का कोशिश कीजिएगा, जब नहीं बनेगा तो इसका सोल्यूशन देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए कैसे बनेगा। लिख रहा है कि वॉल्यूम (30 मीटर क्यूब) और प्रेशर ये, और जो टेम्परेचर है T1 इनिशियल टेम्परेचर, जिसको बोल सकते हैं T इनिशियल, वो है 17 डिग्री, अर्थात 273 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 290 केल्विन। और फाइनल टेम्परेचर ये दिया हुआ है T फाइनल 27, 273 ऐड करेंगे तो ये फाइनली आ गया 300 केल्विन। और हम लोग को फाइंड करना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रूम में कितना है। मतलब समझिए सिचुएशन कि कोई एक ओपन रूम है और उस ओपन रूम का मतलब हुआ कि उसके जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ तो सिस्टम में से बाहर जाएगा या बाहर से अंदर आ सकता है। और उसका रूम का वॉल्यूम दिया हुआ है ये, जो कि कांस्टेंट है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट कितना भी चेंज होगा तो रूम जो भी है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका रूम क्या होता है, रिजिड वॉल होता है, तो उसके अंदर का गैस का वॉल्यूम तो चेंज होगा ही नहीं। और टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है। शुरू में टेम्परेचर 17 है, बाद में 27 हो गया। क्यों हो गया? तो सनशाइन की वजह से जो हीट सिस्टम एब्जॉर्ब किया तो वो हीट बढ़ गया, टेम्परेचर 17 से 27 हो गया। लेकिन जो भी प्रेशर है वो सेम है, माने P1 और P2 सेम है। और जो भी है वॉल्यूम V1 और V2 भी सेम है। तो हम लोग जान रहे हैं PV = nRT। तो पहला स्टेट में जब यूज करेंगे तो हम लोग का फाइंड होगा कि प्रेशर वॉल्यूम पता है, ऐसे ही छोड़ देंगे, और n की जगह ये नंबर ऑफ मोल है। तो नंबर ऑफ मोल जो है पहला स्टार्टिंग में कितना होगा नहीं मालूम, तो उसको लिख देते हैं N1, R का R रहेगा। और टेम्परेचर जो है दिया हुआ है, जो T इनिशियल है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल जाएगा कि N1 जो है कितना आंसर है। चाहे तो इसको N1 को Ni लिख सकते हैं, तो Ni हमारा फाइंड हो गया। लेकिन ये जो Ni यहाँ दिया है, Nf दिया है, वो अलग है, ये अलग है, क्योंकि वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये नंबर ऑफ मोल है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखा जाए तो लिखने का आसान तरीका होगा कि इसको 1 ही रहने देते हैं। तो N1 निकल गया PV by RTI। और इसी तरह सेकेंड स्टेट के लिए, ये फर्स्ट स्टेट हुआ, फर्स्ट स्टेट। सेकेंड स्टेट में क्या होगा
वो भी देखेंगे। एक फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी वी बराबर एन आर टी, तो प्रेशर तो ही रहेगा पहले जैसा, वॉल्यूम भी वही रहेगा। एन जो है अभी नंबर ऑफ मोल है, N2 लिख दिए, R लिख दिए, टेम्परेचर को फाइनल लिख दिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, N2 निकल जाएगा PV बाई RTF। तो P मालूम है, V मालूम है, दोनों का सेम है, वो कांस्टेंट है। R तो कांस्टेंट होता है, TITF दिया हुआ है। तो अब इससे हम लोग जब नंबर ऑफ मोल मालूम हो गया तो एवोगाड्रो का कॉन्सेप्ट जान ही रहे हैं कि एक मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो होता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो अगर इतना मोल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, जिसको NF या NI बोलते हैं। तो इसी आंसर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, और उसी तरह ये भी जो है NF जो भी है N2 उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यही दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो अब लिखेंगे कि डेल्टा F, या डेल्टा नहीं लिख के सीधा डायरेक्ट जो पूछ रहा है वही लिख देते हैं, NF माइनस NI। NF कितना होगा, N2 Na, फिर N1 Na। अब N2 कितना है, तो N2 हो गया PV RTF, और इनटू में Na माइनस N2 की जगह N1 नंबर ऑफ मोल है, ये तो लिखा होगा PV बाई RTI, अब इसको सॉल्व करेंगे तो PV बाई R, फिर Na, यहाँ हो जाएगा 1 बाई TF माइनस TI। और अब देख रहे हो कि यहाँ जो भी हमने काम किया है, क्या किया है, तो DSP मतलब पहले डेरिवेशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन मिलेगा एकदम वो अनसीन क्वेश्चन होता है। आप सडन कोई फार्मूला ऐसा नहीं होगा कि आप तुरंत लिख देंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको तो ये फार्मूला चाहिए था, लेकिन ये सडन फार्मूला क्यों नहीं याद रहता है, क्यों नहीं हम लोग डायरेक्ट लिख पाते हैं, इसीलिए कि क्वेश्चंस में थोड़ा मिलाया हुआ है अच्छा खासा कंसेप्ट। छोटे ही कंसेप्ट है लेकिन अच्छा खासा इसमें भी दिमाग दौड़ाया गया है। तो जब तक आप पूरी बात नहीं समझेंगे कि इसमें आइडियल गैस इक्वेशन लगेगा, फिर इसमें देखना पड़ेगा कि 1 2 3 4 5 में क्या दिया हुआ है, तो पता चला कि P और V आप पहला स्टेट और दूसरा स्टेट में सेम है, फिर R भी दोनों का सेम ही होगा, और टेम्परेचर खाली चेंज करेगा। तो आप समझ रहे हैं कि PV कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो N इंटू टी, यहाँ भी N इंटू टी वो कांस्टेंट होगा, माने टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल घट जाएगा सिस्टम में। और सीधा बोल सकते हैं कि मतलब N1 T1 बराबर N2 T2, N और T कांस्टेंट है। तो इस बेसिक से N1 निकालना पड़ा, कितना नंबर ऑफ मोल है, N1 शो कर रहा है नंबर ऑफ मोल, और Ni शो कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। उसी तरह N2 शो कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइनल स्टेट में, और NF शो कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइनल स्टेट में। एक मोल में जानते ही हैं कि इतना रहता है टोटल मॉलिक्यूल, तो जितना ये आया मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी कर दिए, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, तब जाके ये आंसर निकल रहा है। तो देख रहे हैं कि आप यहाँ आने के बाद इसका वैल्यू पुट करने के बाद, ये करने के बाद
तो अभी जाकर के डेरिवेशन खत्म हुआ, माने पहला काम हुआ ये वाला। अगर हमको मालूम रहता तो क्या करते हैं, हम इसको डायरेक्ट लिख देते, इतना बताने का जरूरत नहीं है। तो बात अलग है कि ये सारा कैलकुलेशन हमारे मस्तिष्क में चल रहा था, मतलब उतना सोच चुके थे कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, फिर ये सॉल्व करके ये क्या होगा, ये क्या होगा, फिर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैसे होगा, फिर ये कैसे होगा, सारा सोच के दिमाग में था। लेकिन अब पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टूडेंट को, तो वहाँ पर ये फांकीबाजी नहीं चलता है कि डायरेक्ट एकदम एरोप्लेन जैसा जंप किया और लिख दिया, कभी नहीं, कभी याद ही नहीं आएगा। ओके, इसको ड्राइव करके सोचना पड़ता है। अब दूसरा काम है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस बोलने का मतलब हुआ कि अगर डेरिवेशन नहीं भी पता है तो इसका फाइनल आंसर्स क्या है, ये फाइनल आंसर है। तो यही बात को जो रिजल्ट आया सामने में, इसी को बोलते हैं सिनॉप्सिस। ये जो 2 नंबर है यही हो गया सिनॉप्सिस, यही शो कर रहा है सिनॉप्सिस को, या फार्मूले को, ऐसे बोलिए, सिनॉप्सिस बोलिए चाहे तो फार्मूला बोलिए, आइदर सिनॉप्सिस और फार्मूला, यही है, आइदर सिनॉप्सिस और फार्मूला। फार्मूला बोलने का मतलब मैथमेटिकल अगर रिलेशन है तो वो फार्मूला होगा, अगर लॉजिक होगा तो सिनॉप्सिस, या कुछ भी स्टेटमेंट है तो सिनॉप्सिस। तो इस तरह से ये सेकंड हुआ। और जो यहाँ से लेके ये पूरा चल रहे हैं, कि पूरा यहाँ तक पहुँचने का जो मेथड है, टेक्निक है, जो सोचे हैं, उसी को डेरिवेशन बोलते हैं। माने डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसका ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पर दी एंड हो गया, यहीं पर दी एंड हो गया, कि खत्म हो गया कि किस लॉजिक से ये डिराइव हुआ। और इसके पहले क्या लिखा हुआ है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, प्रेशर वॉल्यूम दिया है। अब बोल भी रहा है कि प्रेशर वॉल्यूम नहीं बदल रहा है, इसलिए पहला स्टेट और दूसरा स्टेट का P और V सेम है, ये वाला सेम है दोनों। तो ये समझना पड़ा। फिर समझना पड़ा कि टेम्परेचर खाली बदल रहा है, जो कि यहाँ लिखे हैं T इनिशियल T फाइनल 70 था तो जोड़ दिए 273, यहाँ 27 था तो जोड़ दिए, तो इस तरह का टेम्परेचर निकला है। और पता चला कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसके अंदर में जो भी होगा वेरिएशन, वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल। क्यों होगा, तो इसको ऐसे समझा जाए कि फार्मूला होता है PV = nRT, पहला स्टेट हो चाहे दूसरा स्टेट हो, ये कॉमन फार्मूला है, जनरल फार्मूला। लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए हम P को ब्रैकेट कर दिए, वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए ब्रैकेट कर दिए, नंबर ऑफ मोल ब्रैकेट नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में कहीं नहीं लिखा है कि कांस्टेंट है। R कांस्टेंट है, ब्रैकेट लिख दिए। ब्रैकेट लिखने का मेरा मतलब है कि वो कांस्टेंट है, ठीक है। और टेम्परेचर साफ लिखा हुआ है कि बदल रहा है, 17 से 27 हो गया एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो टेम्परेचर में ब्रैकेट नहीं देंगे। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या दिख रहा है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, सारा कांस्टेंट एक तरफ लाइए तो क्या लगेगा, P V R, और यहाँ क्या होगा, N × T। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को R कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो वो भी कांस्टेंट होगा। तो फाइनली LHS पूरा कांस्टेंट है। तो इस स्टेप को और आगे लिखेंगे तो आ जाएगा कि PV/R, पूरे को एक साथ ब्रैकेट ले लीजिए, ये सब का ब्रैकेट मिला के एक जगह ब्रैकेट बराबर NT। और इसके बाद के स्टेप में थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, वो क्या शो कर रहा है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो NT कांस्टेंट हो गया। ये एक नया लॉ आ गया, क्योंकि अभी तक आप लोग रटते थे बॉयल्स लॉ, रटते थे चार्ल्स लॉ,
रटते थे एवोगाड्रो लॉ, तो एक लॉ यहाँ भी आ गया। तो जब कभी भी इस रिलेशन में देखिएगा P है, B है, N है, T है, तो खाली बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ नहीं होता है। क्या क्या हो सकता है दो वेरिएबल सोच करके, तो परमिशन कमीशन से सोचिए कि P, V and T है, तो जैसे ही P, V and T है तो क्या क्या बदलेगा। तो पहला आंसर होगा ये दोनों बदल रहा है, दूसरा होगा ये दोनों बदल रहा है, तीसरा ये दोनों बदल रहा है, 3 क्वेश्चन तो ही हो गया। फिर होगा ये दोनों बदल रहा है 4, फिर ये दोनों बदल रहा है 5, फिर ये दोनों बदल रहा है 6। परमिशन कमीशन से 6 ऑप्शंस होगा इसमें क्वेश्चन। एक हो गया बॉयस लॉ, एक हो गया चार्ल्स लॉ, एक हो गया एवोगाड्रो लॉ। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 3 तो फेमस है, पता लगाओ बॉयस लॉ क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ग्राफ खींचो, चार्ल्स लॉ ग्राफ खींचो, न्यूमेरिकल बनाओ, एवोगाड्रो लॉ, और एक और लॉ आ गया। तो 1 लॉ, 2 लॉ, 3 लॉ, 4 लॉ, 2 लॉ और होगा, पता लगा ये कि 2 लॉ और क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए और उसको हम चेक करते हैं कि हाँ सही सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। ओके, तो इस तरह से NT कांस्टेंट है, इस पर ये क्वेश्चन हो गया है। और अब इसका कुछ करना नहीं है, वैल्यू पुट कर देना है, सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो पुट करते हैं प्रेशर। अब जो करने जा रहे हैं, पहला काम डेरिवेशन हुआ, दूसरा काम डेरिवेशन का जो आउटकम्स हुआ जिसको हम लोग फार्मूला या सिनॉप्सिस बोल रहे हैं, ये 2 काम हो गया। इसके बाद एक काम और है जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस, मतलब कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब आपका चेक होगा तीसरा काम, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप स्ट्रांग है या नहीं है। नहीं तो पता चलेगा डेरिवेशन भी आता है, पता चला फार्मूला ड्राइव करके देख भी लिए, और पता चला लास्ट में कैलकुलेशन नहीं आ रहा है। जेईई मेन में एक क्वेश्चन बनाने में 2.4 मिनट चाहिए, और जेईई एडवांस के लिए 3.3 मिनट चाहिए एक क्वेश्चन। मतलब एक क्वेश्चन इतना मिनट में बन जाना चाहिए, ये IIT का है। और ये है जेईई मेन का। जेईई मेन में 25 क्वेश्चन आता है, 20 तो आता है आपका सिंगल आंसर्स वाला, और 10 क्वेश्चन रहता है इंटीजर टाइप का, उसमें से 5 बनाना पड़ता है। और इसमें 18 क्वेश्चन बनाना पड़ता है, पेपर 1 में 18 क्वेश्चन बनाना पड़ता है, पेपर 2 में वो भी फिजिक्स का 18, केमिस्ट्री का 18, मैथ का 18, मतलब 18 थी 54 एक सेशन में 3 घंटा में। फिर 2 घंटा का ब्रेक के बाद मतलब फिर एक और पेपर 2 होता है, फिर 18 क्वेश्चन, 18 बने 54 क्वेश्चन रहेगा। तो जब लेवल रहेगा तब ना उतना आप रिगरसली बना सकते हैं। अब चलिए लास्ट स्टेज किया जाए, कैलकुलेशन पार्ट। तो प्रेशर पुट कर देंगे 1 × 10⁵, मतलब सीधा 10⁵, वॉल्यूम 30 और R 8.314 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.023 10⁻23, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/TF। तो फाइनल टेम्परेचर कितना है 300। इनिशियल कितना है 290। अब देख लीजिए कितना अच्छा न्यूमेरिकल एबिलिटी है। ये जो दिख रहा है मतलब हायर नंबर्स है, कहने का मतलब कि जो क्लास में NCERT में आपने पढ़ा होगा मैथ में क्लास 7 में, तो जब भी 10 का पावर में बड़ा चीज़ आता है पॉजिटिव में, तो उसका जोड़ घटा गुना भाग 7 में पढ़ाई होता है। और वही जब देखिएगा कि 8 में फिर ये नंबर रहता है इसी टाइप का साइंटिफिक नोटेशन में, लेकिन वो रहता है समझो कि पावर में निगेटिव रहेगा 8 क्लास में। और वही दोनों का कैलकुलेशन अगर जानेंगे मतलब तब जाके ऐसा बड़ा कैलकुलेशन होगा। मतलब 9-10 में जाने के पहले 6, 7, 8 में ये सब कैलकुलेशन रहता है। तो वो कैलकुलेशन की अगर एबिलिटी है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ा हम वीडियो को छोटा करने के लिए अब
उतना नहीं बोल रहे हैं। तो आफ्टर सॉल्विंग अप्रोक्सीमेट ये आंसर आएगा सी वाला। जो समय बचाने के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो और बड़ा हो जाएगा। और 2.5 इंटू 10⁻25 अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। और ये ऑप्शन सी। मतलब हमने क्या किया, अभी तक जितना भी वीडियो डाले हैं, अपलोड किए हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, सभी में इवन ये कैलकुलेशन पार्ट को भी पूरा हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं। लेकिन ये 324 वीडियो के अंदर में का ये पहला एक वीडियो होगा जो बिना कैलकुलेशन का डायरेक्ट खाली आंसर लिख रहे हैं। ये नहीं सोचोगे कि हम पूरा कैलकुलेशन कर लिए हैं और लिख दिए। इसका एक कैलकुलेशन करने का तरीका है, या तो आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर सकते हैं, जो कि रॉन्ग है करना, क्योंकि आपको एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर क्लिक करके निकाल करके शायद अगर ऑप्शन होगा तो आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप इसको कैलकुलेशन करके ही बनाइए, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। अपने खुद कैलकुलेशन कीजिए। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और देख लीजिए पूरा डिटेल मैंने दे दिया है, पूरा एनालाइज के साथ। और इसको एक बार और ट्राई अपने आप लोग करिएगा। और कोई भी क्वेश्चंस को जब भी बनाने बैठिए तो उसको चैलेंज के रूप में लीजिए, और बिना देखे हुए पूरा अपना थॉट, पूरा अपना सोच विचार जितना भी है उस थॉट को लगा दीजिए। सबको जानते हो कि जब कुछ भी शांति से बैठे रहते हो, होश हवास में रहते हो, जगे रहते हो, मतलब सोए नहीं हो, मतलब तो उस वक्त क्या होता है कि हमेशा विचार ना 1 मिनट में 35 से 40 विचार आते रहता है। तो एग्जामिनेशन सेंटर में भी जब बनाओ या घर में भी बनाने बैठो तो विचार तो बहुत आ रहा है, तो सारा विचार को हटा दो मेडिटेशन के स्टाइल में, और क्या करो, सिर्फ और सिर्फ यही विचार करो कि डीएसपी में इसका डेरिवेशन क्या होगा। माने यहाँ से लेके यहाँ तक आना पड़ेगा डेरिवेशन। वो भी कैसे डेरिवेशन सोचेंगे कि क्वेश्चंस के इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, उसी से पता चल जाएगा कि कौन ऐसा डेरिवेशन चाहिए। ओके। और दूसरा काम होगा, जो आफ्टर डेरिवेशन जो डेस्टिनेशन पहुंचेगा, लास्ट में फार्मूला आएगा, रिजल्ट आएगा, वो हो गया सेकेंड वाला डीएसपी का डी डेरिवेशन, एस माने ये सेरा ऑफ शेष। और कभी कभी तो कोई डेरिवेशन ऐसा रहता है कि खाली लास्ट वाला आउटकम्स ही फार्मूला नहीं होता है, बल्कि हर स्टेप में जो नया 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 चीज आते रहेगा इक्वेशन, एक डेरिवेशन के अंदर में 15-20 तो फार्मूला इम्पोर्टेंट होता है। तो वो भी काम लायक है फार्मूले। लेकिन ये फार्मूला का मतलब हुआ बिना डेरिवेशन का डायरेक्ट फार्मूला रटना है, जो कि बहुत घातक है, याद रहेगा नहीं। और तीसरा हो गया, जब ये दोनों काम हो जाए तब लास्ट में कैलकुलेशन पार्ट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लिखा हुआ है ये कैलकुलेशन पार्ट है। ये है डीएसपी का पी है, और ए वाला एस था, ये वाला एस था, ये पी है, और ये डेरिवेशन है। ओके, सी यू अगेन।